गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। जैसा कि हम लोग इन दिनों व्याकरण खंड को पढ़ रहे हैं, व्याकरण खंड में हमने पिछले दिनों अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में आपको पढ़ाया था, आपको समझाया था। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को सॉल्व करने के तरीके के बारे में मैंने आपको बताया। यह भी बताया अपठित का मतलब होता है जो न पढ़ा गया हो। गद्यांश और पद्यांश परीक्षा में दोनों एक एक पूछे जाते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करना था हमने आपको बता दिया था। और उसी क्रम में हम आज इस व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले खंड को लेते हैं, खंड 2 के नाम से, जो आपकी पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण जिसको कहते हैं। 15 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें उपसर्ग जो होता है वह 2 नंबर, प्रत्यय 2 नंबर, समास 3 नंबर और वाक्य भेद आपका 4 नंबर और अलंकार आपका जो होता है यह 4 नंबर। चार नंबर 4 2 6 2 8 3 11 11 4 15 अंक टोटल आपका होता है व्यवहारिक व्याकरण खंड में। तो इसमें हम आज सर्वप्रथम पहला खंड लेते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग की आवश्यकता पड़ती है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया, शब्दों को बनाना, शब्दों के अर्थ परिवर्तन करने में उपसर्ग और प्रत्यय का सहयोग लेकर के हम लोग इसको करते हैं। तो हर भाषा में नए नए शब्दों का जुड़ना स्वाभाविक ही है। हम लोग पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं, वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वह पद कहलाते हैं। शब्द को ही हम लोग पद भी कहते हैं। जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं, इसी शब्द को पद भी कहा जाता है, सर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब शब्द ही कहे जाएंगे। उसके बाद शब्द के ये सब विविध नाम हैं, और शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके, यानी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। उप का मतलब होता है समीप, पास, इस अर्थ में यह उप का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग शब्द रचना की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्यय का आपकी शब्द बनाने की प्रक्रिया में, शब्द रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनते हैं। एक वाक्य को बनाने के लिए कई पदों की आवश्यकता होती है। इसी पद को शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम आपको ये बताएंगे, बुक में आप लोग देखें, उपसर्ग के बारे में बताया गया है। उपसर्ग भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। उपसर्ग भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है, जिसका उपसर्ग जो होता है यह भाषा की लघुतम इकाई है, जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसलिए इन्हें शब्दांश कहा गया है। शब्दांश का मतलब ये होता है शब्द का हिस्सा।
तो उपसर्ग जो होता है यह किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके नए शब्द की रचना करता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ दिया है, सु अवसर में सु उपसर्ग लगा हुआ है और लास्ट में अवसर लगा हुआ है, तो हो गया सु अवसर। यहाँ सु उपसर्ग है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो हम इस आधार पर पढ़ेंगे 3 खंड में इसको विभक्त करके। तत्सम उपसर्ग का मतलब ये होता है, तद्भव तत्सम के बारे में हमने आपको पिछले ही कक्षा में बताया है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द हैं उन्हीं को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उसको हम तत्सम शब्द के अंतर्गत, तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तद्भव उपसर्ग शब्दों की भांति इन्हें हिंदी उपसर्ग भी माना जाता है। ये संस्कृत से विकसित होकर के आए हैं, यानी जो हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत से जिनका विकास हुआ, उनका परिवर्तन रूप का हो गया, हिंदी में आ गए, उन्हीं को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। विदेशी उपसर्ग जैसे कुछ दूसरी भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हिंदी ने ग्रहण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, उसी को हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग इस प्रकार रच बस गए हैं क्योंकि उनकी अलग सत्ता स्वीकार करना अनुचित सा जान पड़ता है। चूँकि संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में इस प्रकार से आकर समाहित हो गए हैं कि उनके लिए अलग से पढ़ना कठिन बात है, इसलिए भाषा के विकास में स्वाभाविक ही है कि दूसरी भाषाओं के बहुत से तथ्य उस भाषा के अपने हो जाते हैं। इसलिए तत्सम और तद्भव उपसर्ग को अलग अलग करने का कोई विशेष औचित्य नहीं रह गया। कहने का मतलब हमारे ये है कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अन्य भाषाओं के उपसर्ग, इनको अलग अलग करके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब आकर के भाषा में समाहित हो गए हैं। तो हम लोग केवल उपसर्ग के बारे में जानेंगे और एक एक उपसर्ग के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। तो हम उपसर्ग के बारे में आपको ये बताएंगे कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले लगता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे आप देखें, अगर मान लीजिए हमने कहीं किसी शब्द में अगर उपसर्ग हम लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका उपसर्ग है अंतर, कोई शब्द है आपका अंतर, और अगर हम इसमें ये अंतर एक उपसर्ग है आपका, अगर हम इसी में जोड़ दिए मुखी, मुखी का मतलब ये होता है मुख वाला, ठीक है। अंतर्मुखी का मतलब जो अंतर्मुखी है, जिसकी जो कम बोलता है, उसको क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। अंतर जातीय, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, अंतर्देशी, यानी ये शब्द के पहले लग कर के शब्द का अर्थ बदल दे रहे हैं। जैसे इसमें दिया है अ दिया हुआ है, अ दिया हुआ है, अगर जैसे इसमें अ दिया हुआ है आप मान लीजिए, तो अ का मतलब ये होता है जैसे अ निषेध के अर्थ में आता है, नकारात्मकता के अर्थ में आता है। जैसे देखें आप, अकाल, अभाव, अछूत, अथाह, असीमित, यानी निषेध के अर्थ में, जिसकी कोई सीमा न हो। अकाल मतलब समय का विपरीत जब कोई हो जाता है, जैसे इस समय वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, तो कहा जा सकता है इस समय अकाल पड़ा हुआ है। अछूत, जो छूने के योग्य नहीं है, ये है। अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब आधा, जैसे अध जला, जो आधा जला हो, अध पका, जो आधा पका हो, अध खिला, जो आधा खिला हो। इसी तरीके से और भी उपसर्ग आप में दिए गए हैं। जैसे अति का है, अति का मतलब होता है अधिक, यानी अगर हम कोई शब्द बनाएं अत्यधिक, तो अत्यधिक का मतलब ये हो गया अधिकोधिक, यानी अधिक से भी ज़्यादा।
अत्यंत, अति, अंत, यानी जिसका अंत बहुत ही, मतलब जिसका अंत न हो उसी को अत्यंत कहेंगे। अत्याचार, आचार, यानी अत्याचार का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा जहाँ पर अत्याचार हो जाए, गलत कार्य होने लगे। अत्युक्ति, अत्युत्तम, ये सब एक एक शब्द प्रत्यय जुड़ करके बने हुए हैं। अधि का मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, बड़ा। अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन। अधिशुल्क का मतलब ये है जिसको आप लोगों को कहा जाता है फाइन, वही आपका अधिशुल्क है। उसके बाद अधि का मतलब बड़ा भी होता है, जैसे अधिपति, अधिनायक, ये सारे शब्द हैं। और भी तमाम शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो हमारे बताने का उद्देश्य ये है कि जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। आप देखें कुछ और भी उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अनुपसर्ग है जो अभाव के अर्थ में आता है, निषेध के अर्थ में आता है, जैसे अनपढ़, जो नहीं पढ़ा है। अनुपसर्ग रहता है, जैसे अनु का मतलब होता है पीछे, अनुभव, यानी कोई कार्य किसी के द्वारा किया गया हो, उससे हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, तो उसी को अनुभव कहा जाता है। अनुशासन, यानी शासन के पीछे जो होता है वही क्या है? अनुशासन। अप का मतलब होता है बुरा, यानी किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत कार्य करना, जैसे अपमान। अपकीर्ति, अपव्यय, यानी धन का अलग मतलब मिसयूज करना। अभि का मतलब होता है सामने। ऐसे ही तमाम उपसर्ग आप में दिए गए हैं। जैसे कु का मतलब होता है बुरा, जैसे हमने कह दिया कुपुत्र, कुयोग, कुपात्र। नि का मतलब होता है निषेध, यानी रोकने के लिए, जैसे निवास, निपात, नियम। निहत्था, निरोध का मतलब बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के। उसी तरीके से पर का मतलब होता है दूसरा या बाद में, यानी परोपकार, दूसरे के उपकार करना ही परोपकार है। पर दादी, पर नाना। परा का मतलब होता है विपरीत या नाश। ऐसे ही और भी उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे परि है। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। जैसे आप देखें सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, जैसे सुपात्र, सुपुत्र, सुबोध। ऐसे ही तमाम उपसर्ग दिए गए हैं। पराजय, किसी की हार। पराभव, पराधीन, दूसरे के अधीन। परि का मतलब चारों ओर, और सु का मतलब श्रेष्ठ, अच्छा। कुछ विदेशी उपसर्ग दिए गए हैं, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे बा का मतलब होता है बावजूद, बाइज्जत, जैसे किसी को कह दिया जाए बाइज्जत तुम बैठे रहो नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ बा का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ। बाइज्जत, बावजूद, बिना किसी वजूद के। बे का मतलब होता है बिना के अर्थ में, जैसे बेगुनाह, बेतुका, बेवफा। खुश का मतलब अच्छा, जैसे खुश नसीब, खुशबू, खुशकिस्मत। गैर का मतलब होता है भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानून। ना का मतलब नहीं, ना समझ, नालायक। ये सब विदेशी भाषा के कुछ उपसर्ग आ गए हैं, वो हैं। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरपंच, सरताज। एक सब का मतलब होता है अधीन, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। वाइस का मतलब होता है जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। इसी क्रम में आपकी एक्सरसाइज आगे दी गई है। अब हम एक्सरसाइज के बारे में एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सरसाइज आपकी जो दी गई है, निम्नलिखित वाक्यों में उपसर्ग युक्त शब्दों को रेखांकित कर उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए शब्द को आप देखें। जैसे शब्द है अगर आपका प्रक्रिया, तो इसमें एक शब्द है क्रिया,
और एक शब्द है प्र, तो इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका उपसर्ग है। ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय के अलग करना रहता है। कोष्ठक में लिखे गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर वाक्य को पूरा किया करिए। जैसे वह एक घटना में मारा गया, तो कैसी घटना रही होगी जिसमें वो मारा गया, तो हमने इसमें दुर उपसर्ग लगा दिया, बन गया शब्द दुर्घटना। ऐसे ही आप और अपनी बुक में देखें, नीचे दिए गए उपसर्ग को लगा करके शब्द बनाना है। जैसे क्रम है, तो क्रम में हमने लगा दिया उपक्रम। जैसे ये क्रम है, क्रम में पहले आप उप लगा देंगे तो बन जाएगा उपक्रम। ठीक है, नीचे लिखे प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। जैसे हम मान लीजिए आपका है प्रयुक्त उपसर्ग, जैसे एक शब्द है सोत्साह, यानी उत्साह के साथ, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो बन जाएगा सोत्साह। निर्वाह में निरुपसर्ग लगा हुआ है, तो ऐसे निरुपसर्ग लिख दीजिए, ऐसे शब्द बगल लिख दीजिए। नीचे दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाना है। दो दो शब्द बनाने का मतलब, जैसे सम उपसर्ग दिया गया है, इससे दो शब्द बनाना है। आप लिख दीजिए संस्कृत संपूर्ण, अप है अपमान, ला है लाइलाज, दुर है दुर्व्यवस्था, निर है निरवरोध। ये सब आपका है उपसर्ग। अगला प्रकरण हमारा होगा प्रत्यय का, जो हम आपको अगली क्लास में कवर करेंगे, और कुछ इसके अभ्यास भी आपको हम लिख लिख करके समझाएंगे। आप लोग बुक के माध्यम से इसको पढ़ें और पढ़ करके इसका अभ्यास करें। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा याद कर लें, 5-5 उदाहरण भी याद कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।